नमस्कार दोस्तों हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनी आज इंडियन मार्केट को रूल कर रही है वो है रिलायंस जियो। पर जियो लॉन्च के पहले अगर मैं 2014-2015 की बात करूं तो उस समय जो नाम टॉप पे थे वो थे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल और एयरसेल। और ये हैरानी की बात है कि ये सब में एयरसेल ही मात्र एक ऐसी कंपनी थी जो ना तो सरकार के अंडर थी और ना ही कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप इसे ऑन करता था। इस कंपनी को एक ही आदमी ने बिल्ड की और फिर उसी आदमी ने डुबाई भी। कैसे उस एक अकेले इंसान ने एयरटेल, आइडिया और टाटा डोकोमो जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर दी, और क्या कारण रहा होगा जो इतनी बड़ी कंपनी एकदम से खत्म हो गई? या इसके लिए सिर्फ जियो जिम्मेदार था, या कंपनी के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, या फिर कारण कुछ और ही था? तो आइए समझते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। एयरसेल की शुरुआत 1999 में शिवा शंकर जी ने की थी। ये तमिलनाडु के कोवलर गांव से आते हैं। इनका बचपन से ही आईटी, रिटेल एंड रियल एस्टेट जैसे चीज़ों में इंटरेस्ट था। अब 2090 की बात करें तो ये वो समय था जब इंडियन टेलीकॉम मार्केट में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि उस समय एक तो सेल फोन्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी और दूसरा ये कि नई ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज अकॉर्डिंग अब सरकार को प्राइवेट कंपनीज को भी टेलीकॉम सेक्टर में भी अनुमति देना पड़ा था। और शिवा शंकर जी ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्हें पता था कि अगर सेल फोन इतने सारा बिक रहा है तो इसका मतलब सिम कार्ड भी उतने ही बिकेंगे। ऐसे वो एयरसेल के साथ टेलीकॉम सेक्टर में एंटर हुए। स्टार्ट उन्होंने तमिलनाडु से की। वहां सबसे पहले इन्होंने फाइबर ऑप्टिक केबल्स और बेस स्टेशन सेटअप किए ताकि एक रिलायबल नेटवर्क बिल्ड हो सके। स्टार्ट में एयरसेल का फोकस भी इसी चीज पर था कि एक तगड़ा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सब्सक्राइब बेस को एक्सपेंड किया जाए, और इसका इन्हें फायदा भी मिला। एयरसेल के रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कस्टमर्स को सिमलेस कनेक्टिविटी और हाई क्वालिटी सर्विस मिलने लगी। और ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे करके लगभग 5 साल में पूरे तमिलनाडु को कैप्चर कर लिया। अब इन्हें एक रीजन से सक्सेस मिल चुकी थी तो इन्होंने बाकी और राज्यों को कवर करने की सोचा, क्योंकि अब भारतीय रीजनल से नेशनल प्लेयर्स बनने की। तो बिना सोचे समझे ये असम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बिहार और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे। उस समय एयरसेल अपनी यूनिक सर्विस के लिए जाना जाता था। ये लोकलाइज कंटेंट ऑफर करते थे, रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट करते थे और कई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। तभी तो ये जिस भी मार्केट में एंटर होते वहीं अपना तगड़ा कस्टमर बेस बना लेते थे। और सिर्फ इतना ही मत समझना, इन सब के अलावा कुछ और रीजंस है जिसकी वजह से एयरसेल इतना बड़ा प्लेयर बन पाया था। जैसे जैसे इंडियन टेलीकॉम मार्केट इन्वॉल्व हुआ वैसे वैसे एयरसेल ने भी न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया। तो बात है 2003 के आसपास की, जब इंडिया में 2G इंटरनेट ही उपलब्ध था। इसलिए एयरसेल ने समय से पहले ही GPRS और एज को अडॉप्ट कर लिया था। अब आप भी सोचेंगे कि इन दोनों का काम क्या है। तो देखो, अगर आपने 2G इंटरनेट यूज किया है तो आपको पता होगा कि पहले टावर सिग्नल के साथ G या E लिखा होता था। G का मतलब GPRS और E का मतलब एज। इसको थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। देखो, फोन में वायरलेसली इंटरनेट चलाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे GPRS, HSDPA, HSPA+ और LTE। GPRS और एज का मैंने बता दिया कि 2G इंटरनेट को सपोर्ट करते थे। इसमें हाईएस्ट इंटरनेट इस 384 kbs तक जाती है। और इस टेक्नोलॉजी में आप वॉइस कॉल के साथ इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। इसलिए आपको शायद याद होगा कि पहले के समय हमें इंटरनेट यूज करने के लिए कॉल को कट करना पड़ता था। इसके बाद HSDPA और HSPA+, ये दोनों 3G नेटवर्क में यूज होते हैं। HSDPA का आइकन मोबाइल फ़ोन में सिंपली एच शो होता है। इसमें अप टू 14 Mbps स्पीड मिलती है। फिर HSPA+ होता है। इसकी स्पीड
116 Mbps तक जाती है और इसका आइकन H+ शो होता है। इसके बाद आता है LTE यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये 4G नेटवर्क में यूज होता है और इसकी स्पीड 300 Mbps तक जाती है। अब एयरसेल की बात करें तो इन्होंने इस सभी टेक्नोलॉजीज को बहुत तेजी से अपने हाथों में कर लिया था और ऐसे ये थोड़े ही टाइम में वो पहली कंपनी बन गई थी जिसके पास 2G, 3G और 4G ये तीनों सर्विसेज एक ही समय पर उपलब्ध थी। और ऐसे ही इन्होंने मोबाइल इंटरनेट यूजर्स का एक्सपीरियंस एनहांस किया था। अब एयरसेल की सक्सेस को देखते हुए मलेशिया की एक कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने इसके 74% पर शेयर्स खरीद लिए। इस पार्टनरशिप की वजह से एयरसेल को फाइनेंशियल रिसोर्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज दोनों मिले। साथ ही इस कोलैबोरेशन के बाद ही एयरसेल ने कुछ अफोर्डेबल डेटा प्लान्स और कुछ न्यू इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च की जिससे वो कम टाइम में एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाए। अब इतनी एक्सेस देख के ये मत समझ लेना कि इनका सफर बहुत ही इजी रहा होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबसे पहला चैलेंज है स्पेक्ट्रम स्कार्सिटी एंड कॉस्टली ऑप्शंस। पहले ये समझते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखो, स्पेक्ट्रम उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिससे हम एयर के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। यानी कंपनी के टावर में जो इंटरनेट वायरलेस हमारे मोबाइल फ़ोन तक पहुंच पाता है उसकी जिम्मेदारी स्पेक्ट्रम की होती है। और यह स्पेक्ट्रम का मिलना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हर मोबाइल कंपनी इसके लिए लाइन में लगी होती है और वैसे भी इंडिया में कमर्शियल स्पेक्ट्रम पहले ही बहुत कम है। ऐसे में कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा के स्पेक्ट्रम को बाय करना पड़ता है और एयरसेल ने भी ऐसे ही किया। साल 2010 में एयरसेल ने 65 बिलियन रुपए स्पेंड किए आंध्र प्रदेश, आसाम, पंजाब और उड़ीसा जैसे 13 राज्यों के स्पेक्ट्रम के लिए। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन एंड प्राइजिंग। देखो, एक बात तो हमें पता है कि इंडिया में हर सेक्टर में कंपटीशन है, तो जाहिर सी बात है कि टेलीकॉम सेक्टर में भी हाल ऐसा ही है और सभी बड़े प्लेयर्स इस मार्केट के शेयर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। अब कंपनीज को ये अच्छी तरह पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और अगर मार्केट का शेयर चाहिए तो कम्पीट सिर्फ प्राइस पर ही कर सकते हैं। इसलिए एयरटेल, आइडिया, टाटा डोकोमो और रिलायंस जैसी कंपनीज अपने प्राइस आंकड़े को चेंज करती रहती थी, जिसके कारण एयरसेल को भी मार्केट में बने रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता था। इसके बाद अगला चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क मैनेजमेंट। टेलीकॉम कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंज रहता है रिलायबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसे मेंटेन करना, क्योंकि कस्टमर्स और बिजनेस की डिमांड टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। इसलिए उन डिमांड्स को मीट करने के लिए कंपनीज को कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को स्केल और इम्प्रूव करना पड़ता है। फिर जितने ज़्यादा यूजर्स होते हैं उतना ज़्यादा डाटा सिक्योरिटी के लिए भी पे करना पड़ता है और अर्बन एरियाज में यह करना इजी है, क्योंकि यहाँ कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा होता है और रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज भी मिल जाती है। लेकिन रूरल एरियाज में यह काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। यहाँ अर्बन एरियाज में इतनी फास्ट इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है और इसका कारण है रिमोट एरियाज में तगड़े नेटवर्क्स इसलिए नहीं बिल्ड हो पाते, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग और मेंटेनिंग दोनों में ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। कंपनीज को यह करना भी पड़ता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो लोगों के पास और भी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी दूसरे ऑपरेटर्स की तरह स्विच हो जाते हैं। पर रूरल एरियाज में तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ लोग एक कंपनी के साथ सालों साल टिके रहते हैं। अभी तो हर टेलीकॉम कंपनी के लिए यह बहुत क्रूशल हो जाता है कि वह रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। तो यह वो मेजर चैलेंज है जो एयरसेल ने फेस किए।
अब चैलेंज तो फिर भी ठीक थे, मुश्किल तो तब हो गई जब चैलेंज की जगह प्रॉब्लम्स आने लगी। तो चलो देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से एयरसेल पूरी तरह से खत्म हो गया। बात है दोस्तों 2008 की, जब टेलीकॉम कंपनीज ने 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस इशू किए जा रहे थे। तो उस साल सिर्फ प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को करीब 122 लाइसेंस दिए गए थे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर अगले ही साल एक ट्विस्ट आया। साल 2009 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीबीआई को यह स्पेक्ट्रम लाइसेंस का मामला इन्वेस्टिगेट करने का आर्डर दिया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लाइसेंस इलीगल तरीके से दिए गए थे। असल में कोई ऑक्शन हुआ ही नहीं था। जो टॉप प्लेयर्स थे सिर्फ 19 को लाइसेंस दिए गए थे और एयरसेल भी 19 में से एक था। तो यह पूरे घपले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के यानी 122 टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल कर दिए। अब कंपनीज के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, स्पेशली एयरसेल के लिए, क्योंकि लाइसेंस और पैसे दोनों जा चुके थे। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि दोबारा लाइसेंस लेने के लिए कंपनीज को भारी डेट लेना पड़ा और उसी दिन से कंपनी के प्रॉफिट्स निकलना बंद हो गए। एयरसेल को यह समझ आ चुका था कि अब वो बहुत तेजी से नीचे जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हाथ पैर मारने स्टार्ट कर दिए। एयरसेल अब किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी। उस टाइम इनके पास 89 मिलियन सब्सक्राइबर और करीब 4000 टावर्स थे। कंपनी की सिचुएशन इतनी खराब थी कि कोई मर्ज होने को रेडी नहीं था और बहुत कोशिश करने के बाद रिलायंस एयरसेल के साथ मर्ज होने को रेडी हो गया। जी हाँ, रिलायंस कम्युनिकेशन उस टाइम अनिल अंबानी के पास था। जाहिर सी बात है कि लॉस में था। रिलायंस ने सोचा उसके साथ मर्ज होकर हमें टावर्स भी मिल जाएंगे और मिलकर शायद प्रॉफिट्स भी कमा लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मर्ज होने के बाद भी लॉस होते चला गया, जिसके कारण अगले ही साल 2017 में रिलायंस ने एयरसेल के साथ एग्रीमेंट्स खत्म कर दिया। और फिर उसी टाइम टेलीकॉम मार्केट में मुकेश अंबानी का जियो आया। लेकिन जियो के आते ही सबको पता लग गया कि कंपटीशन अब हो ही नहीं सकता। जियो इतने डिस्पेरेटिव प्राइसेस के साथ मार्केट में आया कि बाकी कंपनीज के लिए उस प्राइस पर सर्विस प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल हो गया। जिस टाइम 3G इंटरनेट का 1 GB 200 RS में मिल रहा था, उस टाइम इन्होंने 200 RS में 4G इंटरनेट अनलिमिटेड कर दिया। और अब यह एक ऐसा टाइम था जब एयरसेल के लिए वापस मार्केट में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। साथ ही बैड सर्विस और लॉसेस के कारण इनके यूजर्स को भी नेटवर्क क्वालिटी और कवरेज इश्यूज भी आने लगे, जिससे कस्टमर्स को रिटेन और अट्रैक्ट करना और मुश्किल हो गया। इसके अलावा पुअर सर्विस की वजह से एयरसेल अब डेली अपने कस्टमर लूज कर रहा था। इसके बाद एयरसेल के अपनी पेरेंट कंपनी मैक्स के साथ भी कुछ लीगल इश्यूज देखने को मिले। सिचुएशन इतनी बुरी होने के बाद भी एयरसेल को एक रशियन कंपनी $8 बिलियन का ऑफर आया। चाहते हुए भी शिवा शंकरन जी अपनी कंपनी उन्हें सेल नहीं कर पाए, क्योंकि शिवा शंकरन जी को टेलीकॉम मिनिस्टर द्वारा फोर्स किया गया था कि वो अपनी कंपनी सिर्फ मैक्स को ही सेल कर सकते हैं, वो भी उनके डिसाइडेड प्राइस पर। और वह भी कुछ ऐसा ही। मैक्स ने एयरसेल के मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर कर लिए और बिजनेस के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए। इसके चलते मजबूरन 2018 में एयरसेल ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। इसके बाद एयरसेल के जितने भी एसेट्स थे उन सबको कैप्चर किया गया, ताकि क्रेडिटर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए कोई रेजोल्यूशन निकल सके। और ऐसे इंडिया में एयरसेल का सफ़र खत्म हो गया। पर एयरसेल टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा रोड मैप छोड़ गया जिसे आज बहुत से नए ऑपरेटर्स फॉलो करते हैं। और उस रोड मैप में ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 ही चीज़ें थी। पहले ये कि शुरुआत एक रीजन से करो, फिर जब उस रीजन में आप नंबर 1 पर आ जाओ तो उसके बाद नेशनल लेवल पर जाओ। और दूसरी यह कि तुम्हारा सारा बिजनेस कस्टमर्स
सेंट्रिक्स होना चाहिए। कस्टमर की क्या ज़रूरत है बस वो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।